आम की खेती के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी आम में प्रवर्धन की, और उसके बाद आम की मुख्य किस्मों की बात की थी। दोस्तों, एग्रीकल्चर का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आम की किस्मों से एक क्वेश्चन जरूर ही आता है, जिसमें मुख्यतः संकर किस्मों से आता है। हमने आपको संकर किस्में भी बताई थी, इसकी जिनमें याद रखने की शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। और ये आज हम बात करेंगे आम की रोग और कीटों के बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आम के प्रमुख कीट। पहला कीट है मैंगो मिलीबग। तो दोस्तों, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ड्रोसिका मैंजीफेरा। इसके जो मादा होती है वो, मैंगो मिलीबग की जो मादा होती है वो मिट्टी के अंदर अंडे देती है, वहां से इसके लार्वा निकलते हैं और वो तने की सहायता से पौधे के ऊपर चढ़कर कोमल भागों से रस चूसते हैं। इसके निम्फ और प्रौढ़ होते हैं जो पौधों में सर्वाधिक अवस्था में नुकसान पहुंचाते हैं। जो निम्फ और प्रौढ़ होते हैं वो पुष्पक्रम तथा फलों का रस चूसते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए तने के चारों ओर जमीन से लगभग 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पॉलीथीन की पट्टी बांधते हैं, जिस पर ग्रीस लगा हुआ होता है, यानी कि ग्रीस लगी हुई पट्टी बांधते हैं, जिससे इसको चढ़ चढ़ने में आसानी नहीं हो पाती है, ये इस आम के ऊपर चढ़ नहीं पाता है। दूसरे मुख्य कीट की बात करें तो आम का फुदका एम्ब्रिटोडस एटकिंसोनी। दोस्तों, ये आम में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। आम को सर्वाधिक क्षति इसी फुदका या मैंगो हॉपर के द्वारा होती है। इस कीट के निम्फ और प्रौढ़ अवस्था ही सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। इसका प्रकोप लगभग जनवरी फरवरी के समथिंग होता है। यह कोमल पत्तियों एवं पुष्पक्रम से रस चूसता है। ये भी आम के कोमल जो तने और पत्तियां होती हैं उनसे रस चूसता है लगभग जनवरी फरवरी में, जब पुष्पक्रम खत्म होने के बाद, जब फल बहुत ही कोमल और छोटे आकार के होते हैं। नेक्स्ट कीट की बात करें तो तना छेदक। यह कीट तने में छेद करता है और छेद करके तने के अंदर सुरंग सी बना देता है, जिसके कारण आम का तना जो खोखला हो जाता है और फलन में कमी आती है। तो इसकी रोकथाम के लिए केरोसिन या पेट्रोल में जो रुई होती है उसको भिगाकर उस सुरंगों के अंदर भर देते हैं, जिससे अंदर ही वो कीट मर जाता है। नेक्स्ट कीट की बात करें तो मैंगो स्टॉल बीवल, जिसे आम का घुन भी कहा जाता है। यह घुन फलों के अंदर घुस के गुठली के जो आम का बीज होता है, जिसे गुठली भी बोलते हैं, उसके अंदर उसको अंदर ही अंदर खाता है और बाद में गूदे तक पहुंच जाता है। इसके द्वारा भी आम को नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए गामा किरण या इसके लिए संगरोधन प्रक्रिया के द्वारा इसका रोकथाम करते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई जो फल मक्खी होती है, इसकी जो मादा होती है वो फल के अंदर अंडे देती है, वहीं से इसकी लार्वा होती है, जो सुंडियां होती हैं वो फलों के गूदे को खाती हैं, जिससे फल धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, फल अंदर से सड़ने लग जाता है। इसके द्वारा जो फल बाहर भेजे जाते हैं उन्हीं निर्यात वाले फलों में सर्वाधिक नुकसान होता है। तो इससे बचाव के लिए फलों को वेपर हीट ट्रीटमेंट यानी गर्म वाष्प के द्वारा उपचारित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो आम के प्रमुख रोगों की बात करें, आम के मुख्य रोगों में जैसे पहला है मैंगो मॉल फॉर्मेशन। तो दोस्तों, मैंगो मॉल फॉर्मेशन जो रोग है, इसे सन 1891 में बिहार में देखा गया था और इसे गुच्छा मुच्छा रोग भी बोला जाता है। माता बदना या गुच्छा मुच्छा रोग भी कहते हैं। यह रोग मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें एक तो होता है वानस्पतिक गुच्छा मुच्छा रोग और दूसरा होता है पुष्प गुच्छा रोग। दोस्तों, वानस्पतिक गुच्छा मुच्छा रोग में जब पौधे की जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं वो गुच्छों का रूप धारण कर लेती हैं, तो उसे वानस्पतिक गुच्छा मुच्छा रोग कहा जाता है। और जब पुष्पक्रम होता है, वो पुष्पक्रम एक गुच्छे के रूप में धारण कर लेता है या कोई गुच्छा बन जाता है, तो उसे पुष्प गुच्छा मुच्छा रोग कहते हैं। दोस्तों, अभी तक इसके मुख्य कारण, वास्तविक कारण है उसका पता नहीं चला है, लेकिन फिर भी इसके एक मुख्य कारणों में जैसे माना जाता है फ्यूजेरियम मोनिफोरम कवक के कारण यह रोग होता है। उसके अलावा इसे माइट के द्वारा भी माना जाता है कि माइट के द्वारा भी यह रोग फैला जाता है। उसके अलावा कम तापमान या पोषक तत्वों का असंतुलन या जो ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, वृद्धि नियंत्रक होते हैं, उनके असंतुलन के कारण भी ये रोग फैल जाता है। इसकी संवेदनशील किस्मों की बात करें तो जो मैंगो मॉलफेरोसन रोग या गुच्छा मुच्छा रोग होता है, उसकी जो संवेदनशील किस्में हैं, सबसे ज़्यादा इन किस्मों में फैलता है वो है बॉम्बे ग्रीन व चौसा। और इसकी प्रतिरोधी किस्में हैं वो है शाही सुगंध और बहादुरन। इन किस्मों में ये रोग कम फैलता है, जो प्रतिरोधी किस्में। इसके नियंत्रण के लिए सितंबर अक्टूबर माह में यानी पुष्पन से 2-3 माह पूर्व 200 से 300 ppm NAA का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट रोग की बात करें, पाउडरी मिल्ड्यू, चूड़ी फफूंदी या छाछिया रोग। तो दोस्तों, पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग है वो
आम की ऊपरी पत्तियों के ऊपर सफेद रंग का चूड़ दिखाई देता है। यह आम का मुख्य रोग है। सफेद पत्तियां सफेद ऊपर चूड़ हो जाता है। इसके मुख्य जो कारक है वो है ओइडियम मैंजिफेरा कवक। इसके नियंत्रण के लिए कोई भी सल्फर युक्त कवकनाशी जैसे कैरेथिन वगैरह का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट रोग की बात करें, एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज रोग में आम के ऊपर छोटे छोटे काले काले धब्बे हो जाते हैं, फल सड़ने लगता है। तो इस कोलेटोट्राइकम स्पीशीज कवक के कारण होता है और अधिक नमी वाली अवस्था में यह रोग सर्वाधिक फैलता है। अब दोस्तों ये थे आम के रोग और कीट। इनके अलावा आम में जो कायिकी विकार होते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, उनकी बात करते हैं। जैसे पहला है काला सिरा या ब्लैक टिप। दोस्तों ये जो ब्लैक टिप रोग है, जो काला सिरा रोग है, उसे सर्वप्रथम 1909 में बुडन हाउस के द्वारा देखा गया था। जो ये काला सिरा रोग है वो औद्योगिक इकाइयां जो होती हैं, औद्योगिक या ईंट के भट्टे होते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है तो उस धुआं में SO2 गैस पाई जाती है, उसके कारण सर्वाधिक देखा गया है। ईंट के भट्टों के पास जो बगीचे होते हैं तो उनमें यह रोग सर्वाधिक देखा गया है। इसके अलावा यह रोग पौधों में बोरॉन की कमी होने पर भी फलों पर काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मुख्य है कि जो बगीचा है, आम का बगीचा है, वह ईंट के भट्टों से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। और इसके नियंत्रण के लिए बोरॉन की कमी को पूरा करने के लिए बोरेक्स 0.6% का छिड़काव भी करते हैं। बोरेक्स का छिड़काव लगभग 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करते हैं, जिससे ब्लैक बोरॉन की पूर्ति हो जाती है पौधों में और ब्लैक टिप रोग में कमी आती है। नेक्स्ट बात करें, एकांतर फलन, अल्टरनेट बियरिंग। तो आम में जो एकांतर फलन यानी अल्टरनेट बियरिंग पाई जाती है वो एक प्रकार से अफलन का ही प्रकार है। तो दोस्तों अफलन है वो मुख्यतः दो कारणों से होती है। एक तो बाह्य कारण और आंतरिक कारण। बाह्य कारकों की बात करें तो बाह्य कारकों में जैसे प्रतिकूल अवस्था होती है। प्रतिकूल अवस्था में मौसम की प्रतिकूल दशाएं होती हैं, जिसमें फलन के समय पे वर्षा का होना और उसके अलावा अधिक तेज हवाएं चलना, बारिश, आंधी तूफान के कारण तो फलन नहीं हो पाता है। उसके अलावा पोषक तत्वों की कमी के कारण नेक्स्ट परागण में कमी हो जाती है। जब परागण सही प्रकार से नहीं हो पाता है तो भी ये फलन की समस्या देखी जाती है। आंतरिक कारणों में बात करें तो आंतरिक कारण जैसे उत्तरी भारत की जो किस्में लगातार उनमें लगभग ये पाई जाता है कि किस्में सभी एकांतर फलन वाली होती हैं। उत्तर भारत की जो किस्में होती हैं लगभग सभी एकांतर फलन वाली होती हैं। अब जो एकांतर फलन है उसके अगर नियंत्रण की बात करें तो उसके नियंत्रण के लिए सितंबर अक्टूबर माह में पैक्लाब्यूटाजोल जिसे कल्टार के नाम से भी जाना जाता है, 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा गर्मियों के दिनों में सितंबर अक्टूबर माह में पुष्पन से पूर्व दिया जाता है। उसके अलावा उत्तर भारत की जो किस्म है वो एकांतर फलन वाली होती हैं, तो निरंतर फलन वाली किस्मों का चुनाव करें। बगीचा लगाते समय निरंतर फलन देने वाली किस्मों का चुनाव करते हैं, जिसमें मुख्यतः आम्रपाली, नीलम और रत्ना है। आम्रपाली, नीलम और रत्ना। इसके अलावा और भी है, तो परागण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आम में जो परागण है वो हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। तो जब बगीचे में घरेलू मक्खियों की कमी हो जाती है तो परागण में कमी हो जाती है, जिसके कारण भी एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। तो परागण को बढ़ावा देना चाहिए। और जो वृद्धि नियंत्रक है, पादप वृद्धि नियंत्रक है, उनमें असंतुलन हो जाता है। जैसे ABA होता है, एब्सिसिक एसिड, तो एब्सिसिक एसिड की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे क्या है फल छोटी अवस्था में ही झड़ने लग जाते हैं। और कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, जब कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात बिगड़ जाता है तो फलन में भी कमी आती है। तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को ठीक करना चाहिए, जिसके लिए बताया था आपको आम में रिंगिंग की क्रिया करते हैं और ग्रिडलिंग की क्रिया करते हैं। जब आम के ब्रांच होती है, ब्रांच के चारों तरफ से, जैसे कोई ये ब्रांच है तो ब्रांच के चारों तरफ से जो ऊपर की छाल होती है उस छाल को उतार दिया जाता है, जिससे क्या है ऊपर से आने वाला जो भोजन होता है वो नीचे जड़ों तक नहीं पहुंचता है, वो वहीं शाखा में ब्रांच में रुक जाता है, जिससे क्या है फलन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट बात करें आम में स्पॉन्जी टिश्यू, ऊतक क्षय। स्पॉन्जी टिश्यू, इसे छीमा और धानी के द्वारा सन 1934 में सर्वप्रथम देखा गया था। छीमा और धानी के द्वारा। यह रोग मृदा ताप संवहन के कारण होता है। ज्यादातर यह रोग मृदा ताप संवहन, सॉइल हीट कन्वेक्शन के कारण पाया जाता है।
दोस्तों इस रोग में जो फल होते हैं वो बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से स्पंज जैसा होकर, इसके ऊतक हैं जो स्पंज जैसे होकर अंदर से सड़ने लग जाते हैं। इसके लिए मुख्य संवेदनशील किस्म है अल्फांसो। दोस्तों स्पॉन्जी टिश्यू ऊतक के कारण एक मुख्य समस्या आती है कि फलों के निर्यात की समस्या आती है। फलों को बाहर भेजने में या निर्यात में बहुत ही बड़ी समस्या आती है। सर्वाधिक यह अल्फांसो किस्म में पाया जाता है। जो स्पॉन्जी ऊतक है वो अल्फांसो किस्म में सर्वाधिक पाया जाता है। निर्यात में इसके बहुत बड़ी समस्या आती है। इसके नियंत्रण के लिए फलों की तुड़ाई के बाद 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 8 से 10 घंटे के लिए फलों को रख दिया जाता है। नेक्स्ट है क्लस्टर या झुमका रोग। जब फल छोटी अवस्था में झड़ने लगते हैं, क्लस्टर या झुमका रोग में फल छोटी अवस्था में ही झड़ने लगते हैं। यह रोग परागण तथा निषेचन की कमी के कारण होता है और यह सर्वाधिक देखा गया है। जो दशहरी किस्म होती है आम की, दशहरी किस्म में यह सर्वाधिक पाया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए 300 ppm Na का छिड़काव अक्टूबर नवंबर के माह में करते हैं। 300 ppm NaA। नेक्स्ट है इंटरनल नेक्रोसिस या आंतरिक ऊतक क्षय। तो यह बोरोन की कमी के कारण यह रोग पाया जाता है। इसके लिए जो संवेदनशील किस्म है वो सर्वाधिक दशहरी में यह सर्वाधिक फैलता है। और प्रतिरोधी किस्मों की बात करें तो प्रतिरोधी किस्में नीलम और लंगड़ा जो है वो प्रतिरोधी किस्में। तो दोस्तों ये थे आम के रोग, कीट और आम के काय